दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे म्यूटेशंस के बारे में, राइट? तो सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन के अंदर में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, बट माइंडेड ये चेंज सडन होना चाहिए। तो whenever there is going to have a sudden inheritable changes in genetic material, then we call it as a mutations. Okay, so दो चीज है, सडन होना चाहिए और वो जो भी चेंज है वो इनहेरिटेबल होना चाहिए, राइट? तो देखो, म्यूटेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो कि वातावरण में ऐसा ही होता रहता है, रैंडमली होता है, नेचर में ऑलवेज होता रहता है। और दूसरा हम लोग कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। तो इंड्यूस म्यूटेशन क्या है? तो सर्टेन केमिकल्स है या कोई और फैक्टर है जिसके द्वारा हम लोग जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करते हैं, राइट? तो उसको हम लोग इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं, और जिससे चेंजेस होता है उसको हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले म्यूटाजेंस के बारे में, राइट? तो देखो, म्यूटाजेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस और दूसरा हम लोग कहते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, ठीक है ना? अब फिजिकल म्यूटाजेंस में हम लोग क्या रखेंगे? जैसे एक टेम्परेचर हो गया, दूसरा हाई एनर्जी रेडिएशंस हो गया। सिमिलरली यदि हम लोग केमिकल म्यूटेशंस देखें तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस नाइट्रस एसिड होता है, अल्कालाइटिंग एजेंट होता है, बेस एनालोगस है, एक्रिडीन्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। बट यहाँ फॉर द रेफरेंस आई हैव टेकन ओनली द 4 केमिकल्स। तो इन 4 केमिकल से किस तरह से म्यूटेशंस होता है, या फिर टेम्परेचर या हाई रेडिएशन से किस तरह से म्यूटेशन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बट इसके पहले कि ये बात हम डिस्कस करें, एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दें कि जितने भी म्यूटाजेंस आप देख रहे हो ना, सभी म्यूटाजेंस का पूरे डीएनए स्ट्रक्चर में कोई खास जगह पे अटैक करने का प्रॉपर्टीज है। ओके, इस बात पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे, राइट? तो चलो पहले हम लोग फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, टेम्परेचर को हम लोग फिजिकल म्यूटाजेंस मानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए के बीच में वो टूट जाता है। ओके, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो यदि टेम्परेचर हम और बढ़ा दें, लेट इट बी से हम 80 डिग्री सेल्सियस अबव ले गए, तो इवन इफ हम टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो भी वो जो सिंगल स्टैंडर्ड है वापस में आके डबल स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, यानी जो डीएनए स्ट्रक्चर कंप्लीटली डीनेचर्ड हो जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इन्फ्लिक्ट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, है ना? तो इसीलिए इसको हम लोग एक फिजिकल म्यूटेजेंस मानते हैं, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहां अटैक कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड पे, माइंड इट। चलो बात करते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस के बारे में। ओके, तो देखो, रेडिएशंस में हम लोग एक्सरे रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, राइट? ये जितने भी हाई रेडिएशंस है ना, वो कहां अटैक करते हैं? वो अटैक करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो एक्चुअली इनके अटैक करने का मोड क्या है? मोड ये है कि जो भी रेडिएशंस है वो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर में H2O है, राइट? ये H2O को H और OH आयन में तोड़ देता है, राइट? सो दिस रेडिकल्स एक्चुअली दे अटैक द PDE बॉन्ड। ओके, सो दिस इज अ सोर्स ऑफ एक्टिव radicals, and that active radicals act on the phosphodiester bond and thereby they induce mutations. Okay? पर एक बात ध्यान देना कि यूवी रे जो है ना, वो एक हाई एनर्जी रेडिएशंस के कैटेगरी में उसको हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि यूवी रे का एक अलग तरह से म्यूटेशन होता है यूवी रे की मदद से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं थाइमिन डाइमर। जैसे मान लो ये एक डीएनए स्ट्रक्चर है, राइट? और इस पर हम लोग यूवी रे देंगे तो 2 एडजॉइनिंग थाइमिन आपस में जुड़ के एक थाइमिन डाइमर बना देगी, राइट? तो ये जो थाइमिन डाइमर बन गया, तो फिर क्या होगा? जब ये डीएनए स्ट्रैंड अलग होगा तो ये जो है रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। सो नेचुरली दिस इज गोइंग टू कॉज अ म्यूटेशंस। ओके, और हमें मालूम है कि यूवी के रेडिएशन से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। ओके, जैसे आप पोलर रीजन में चले जाओ, फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, देयर इज अ फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो यूवी रे का जो हमारा ओजोन होल है या ओजोन का लेयर है वो कम है, तो यूवी रे का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके,
तो उसके कारण क्या होता है, यूवी रे जो है हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करके कैंसर प्रोड्यूस करती है, और उस कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम. सो दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर, राइट. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द यूवी रेज. ओके, चलो बात करते हैं केमिकल म्यूटेशंस की. और सबसे पहले हम लोग लेते हैं नाइट्रस एसिड को. तो एक बात देखो, नाइट्रस एसिड जो है वो हर एक नाइट्रोजनस बेस जिसमें कि एमिनो ग्रुप है उस पर अटैक करता है. फॉर इंस्टेंस आपको मालूम है साइटोसिन के कार्बन नंबर 6 पे एमिनो ग्रुप था, तो साइटोसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, दे कन्वर्ट इन अ यूरेसिल, राइट. सिमिलरली ग्वानिन में भी था, ग्वानिन में आपको याद होगा कार्बन नंबर 2 पे था, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू xanthine एंड एडेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोxanthine. ये जो भी कन्वर्जन होता है ना, इनका पेयरिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है. फॉर इंस्टेंस साइटोसिन किससे पेयर करता है, ग्वानिन से, राइट. यूरेसिल विल पेयर विद एडेनिन. ओके, ग्वानिन किससे पेयर करता था, साइटोसिन से, लेकिन xanthine एडेनिन से पेयर करेगा. तो इन सब का पेयरिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है. ओके, तो पेयरिंग बिहेवियर चेंज होने के कारण क्या होगा, इस बात को स्टडी करते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक डीएनए स्ट्रैंड लिया और इसके अंदर में जीसी यानी ग्वानिन एंड साइटोसिन है, राइट. और इस पे हमने एक नाइट्रस एसिड को यूज किया. तो हमने क्या देखा, ग्वानिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू xanthine, है ना. तो ये यहाँ पे xanthine में कन्वर्ट हो गया, राइट. और यहाँ पे मान लो एक एडेनिन था, सो दैट वाज द इनिशियल थिंग्स. ओके, सो हियर एडेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोxanthine. ओके, अब ये हाइपोxanthine जो है, यदि फिर से डीएनए ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के समय सेपरेट होंगे, तो हम क्या देखेंगे कि एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे आ रहा है. ओके, और हाइपोxanthine से चूंकि इसका पेयरिंग बिहेवियर अलग होता है, तो ये थाइमिन से नहीं पेयर करके किससे पेयर कर रहा है, साइटोसिन से पेयर कर रहा है, राइट. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, ये जो स्ट्रैंड ओपन हुआ था थाइमिन एंड साइटोसिन, ये नॉर्मल है. अब ये वाले स्ट्रैंड को हम थोड़ा और आगे ले जाएं, तो हम क्या देखेंगे कि हाइपोxanthine जो है आफ्टर पीरियड ऑफ 1 साइकिल ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये हाइपोxanthine तो साइटोसिन से कन्वर्ट हो रही थी, राइट. लेकिन यहाँ वाला जो था वो साइटोसिन किससे कन्वर्ट होगी, पेयर करेगी, दैट इज पेयर गोइंग टू पेयर विथ अ ग्वानिन. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से दैट एडेनिन थाइमिन जो इनिशियल था, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्वानिन साइटोसिन आफ्टर 2 जनरेशन, है ना. सो वंस अगेन यू सी वी हैव स्टार्टेड विथ एडेनिन एंड थाइमिन, राइट, and we end up with the guanine and cytosine. So that is how the nitrous acid is going to affect it, right. चलो अब बात करते हैं एक दूसरे केमिकल म्यूटेजन का, जिसको हम लोग अल्कालाइटिंग एजेंट कहते हैं. तो देखो अल्कालाइटिंग एजेंट क्या है, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड है, डाइथाइल सल्फेट है, डाइमिथाइल नाइट्रोसोमीन है, राइट. ये क्या करते हैं, मिथाइलेशन या इथाइलेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस करते हैं. ओके, तो जब भी जैसे ही उनका इथाइलेशन या मिथाइलेशन होता है, तो फिर उनकी पेयरिंग बिहेवियर चेंज हो जाती है. एग्जैक्टली वही होगा जो भी पिछले केस में हम लोगों ने नाइट्रस एसिड के बारे में देखा था. ओके, सो इन एडिशन टू दैट दे ऑल्सो प्रिवेंट द ओपनिंग ऑफ द चेन. सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू डू द म्यूटेशंस. एक दूसरा होता है बेस एनालोगस. तो देखो बेस एनालोगस क्या होता है, एनालोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चरली तो सेम है बट फंक्शनली डिफरेंट है. तो एक बहुत ही टिपिकल बेस एनालोगस है 5-ब्रोमोयूरेसिल, राइट. 5-ब्रोमोयूरेसिल किसका बेस एनालोगस है, थाइमीन का बेस एनालोगस है. ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक डीएनए स्ट्रैंड मैंने लिया, राइट, और यहां पे एक थाइमिन के साथ ये पेयर कर रहा है, और जब ये सेपरेट होगा रेप्लिकेशन के लिए, तो क्या होगा, एडेनिन वाला के साथ एक नया बेस एनालोगस, चूंकि थाइमिन का बेस एनालोगस था 5-ब्रोमोयूरेसिल. ओके, तो यहां पे चूंकि वो थाइमिन का बेस एनालोगस है और थाइमिन से कॉम्पीट करता है, तो ये स्ट्रैंड ओपन होके या 5-ब्रोमोयूरेसिल उसने बना लेता है. ओके, लेकिन
अब यदि हम लोग इस स्टैंड के ओपनिंग के बारे में बात करें, जब ये ओपन होगा तो इसकी पेयरिंग बिहेवियर अलग हो जाएगी, राइट। तो इसकी पेयरिंग बिहेवियर क्या होगी, यदि हम लोग यहां पे Br लिखें तो दैट विल पेयर विथ अ नॉट एडेनिन, रादर दे आर गोइंग टू पेयर विथ अ ग्वानिन, ओके। और नाउ अब ये वाली ग्वानिन जो स्टैंड जब ओपन होगी तो हम क्या देखेंगे कि ये दिस विल कन्वर्ट इनटू G ट्रिपल बॉन्ड C। तो आपने क्या देखा, we have started with adenine and thymine but we end up with a guanine and cytosine. This is what the mutation says, okay. So base analogous is also going to do the same thing, mind it, they are also going to convert it in the 2 generations, okay. Let's talk about acridins. Acridins क्या करता है, they enter into DNA between 2 base pairs, okay, और बेसिस का या तो एडिशन या डिलीशन करेगा। तो जब भी एडिशन या डिलीशन होगा ना तो उसके कारण क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, जिसको हम लोग गेबरेस म्यूटेशन भी कहते हैं। और इस अभी आगे के स्लाइड्स में हम लोग उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होता है। तो अभी इतने ही हम लोग जानेंगे कि एक्रिडिन्स जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल म्यूटेजेंस, ओके। चलो हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि म्यूटेशंस का मैकेनिज्म क्या है। एक तो हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, दूसरा हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, राइट, और तीसरा हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन देखेंगे, और फ्रेम शिफ्ट में हम लोग इंसर्शन और डिलीशन देखेंगे, ओके। सो 1 by 1 इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन्वर्जन के बारे में। तो इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है कि पूरा का पूरा बेस सीक्वेंस उल्टा हो जाए, ओके। सो व्हेनेवर the mutation results into change of the base sequence in a cystron in a reverse order, then we call it as a inversion. तो जब रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा तो क्या होगा, जेनेटिक कोड का सीक्वेंस अलग हो जाएगा, और जेनेटिक कोड का सीक्वेंस अलग हो जाएगा तो प्रोटीन वो अलग कोड करेगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपको जो जीन नजर आ रहा है वो कौन सा ना, कोडोन नजर आ रहा है कौन सा नजर आ रहा है, GCC TAT TTG, राइट। तो GCC जो पहला है वो आर्जिनिन को कोड करता है, अकॉर्डिंगली ये सारा अमीनो एसिड्स कोड होते हैं। अब मान लो ये इन्वर्जन हो जाए तो इन्वर्जन से फिर तो हमको सीक्वेंस उलट के लिखना पड़ेगा, यानी ये सीक्वेंस पहले हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या लिखा, GTT TAT दैट रिमेन सेम CGG, राइट। लेकिन इसके कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा पहले आर्जिनिन से अमीनो एसिड शुरू हो रही थी, बट यहाँ GIN से अमीनो एसिड शुरू हो रही है ना। तो आप देखो कि इन्वर्जन के कारण क्या हुआ, टोटल सीक्वेंस चेंज हो गए, सीक्वेंस चेंज होने के कारण वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करने लगे, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशंस, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इन्वर्जन, ओके। चलो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो देखो सब्स्टिट्यूशन 2 तरह के हैं, एक हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, दूसरा हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, या पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस हो जाए, या साइटोसिन थाइमिन से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलेंगे। लेकिन मान लो एक प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस होता है, या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन बोलेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन, ओके। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया का। देखो सिकल सेल एनीमिया जो है ना, दैट इज अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर्स, और इसमें क्या होता है, ब्लड का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, ओके। और ये क्यों होता है, ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्टरेशन इन बीटा ग्लोबुलिन जीन फॉर हीमोग्लोबिन, ओके। और ये हो क्यों रहा है, तो आप यहां देखो, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। Here what we see, GAG, CTC, right? So GAG is actually gets converted into GTG. That means adenine is actually getting converted into thymine, right? So this is a case of transversion, है ना? So GAG is getting converted into TA, GTG, right? And that happens at the 6th codon of the beta gene. तो इस चेंज के कारण क्या होता है, ये चेंज किसको इनकोड करने लगता है, वैलिन को इनकोड करने लगता है, जबकि नॉर्मली वहां पे क्या बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड बनते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनने लगता है, इसके कारण उसका शेप सिकल शेप हो जाता है, राइट। और ये बिल्कुल
होमोजाइगोस रिसेसिव कंडीशन में ये फेटल होता है, आपको मालूम है। हेट्रोजाइगोस जो है वो सर्वाइव करते हैं, बट उनका जो आरबीसी है ना, वो सिकल शेप्ड होता है, उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। बट द मेन थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन इन व्हिच adenine gets converted into thymine, and as a result what happens that the amino acids valine is coded instead of glutamic acid. That is the things what you have to keep in mind, right? चलो फ्रेम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है, हम लोग एक शिफ्ट से या तो डिलीशन या एडिशन के कारण उसकी पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम अलग हो जा रही है ना। तो हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो इंसर्शन, दूसरा डिलीशन। फिर से देखो यहां पे आपके सामने कोडोन है ACC TAT TTG। अब मान लो यहां पे हमने एक एडेनिन शुरू में इंसर्ट कर दिया, तो अब कोडोन क्या हो गया है, AAC CTA TT ट्रिपल TNZ, राइट। तो पहले तो ट्रिप्टोफैन कोड कर रहा था ACC, बट यहां पे ल्यूसिन को कोड करना शुरू कर देता है। तो आप देखो इंसर्शन से क्या हो गया, एक पूरा का पूरा फ्रेम आगे की तरफ बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, राइट। यानी इंसर्शन के कारण क्या होगा, फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। ओके, सिमिलरली यदि यहां पे कोई डिलीशन हो जाए, ओके, तो अब देखो यहां पे यदि डिलीशन हो रहा है, मान लो ए शुरू का जो ये ए है वो किसी कारण से डिलीट हो जाए, ओके, देन व्हाट विल हैपन, नाउ योर न्यू बेस विल बी CCTATTTG. So naturally the amino acids that is going to be formed is going to change, right? And if they will change, then definitely mutation is going to occur. Deletion का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, that is cystic fibrosis. Okay, तो यहाँ पे cystic fibrosis कैसे होता है, तो that occurs due to deletion of 3 nucleotides, right? और 3 न्यूक्लियोटाइड्स के डिलीशन के कारण देयर इज अ लॉस ऑफ द अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन एट द 508th पोजीशन ऑन द प्रोटीन, ओके, एंड दैट लीड्स टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। चलो अब बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशंस की। तो देखो बहुत बार ऐसा म्यूटेशंस भी हो सकता है कि म्यूटेशन हो और म्यूटेशन के कारण जो रिजल्टेंट है वो स्टॉप कोडॉन्स बन जाए, लाइक UAA UAG UGA बन जाए। तो क्या होगा, पहले तो कुछ प्रोटीन बना भी रहा था, अभी कुछ नहीं बनाएगा। तो ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण कुछ भी प्रोटीन ना बनने लगे, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशंस कहते हैं, ओके। सिमिलरली देयर इज अ मिससेंस म्यूटेशंस। तो मिससेंस तो ऑब्वियस है, जो अभी हम लोग डिलीशन में देख रहे थे या फिर इंसर्शन में फ्रेम शिफ्ट में देख रहे थे, मिससेंस ही है ना, कि किसी भी कारण से कोडोन में चेंज हो जाए। जब कोडोन में चेंज हो जाएगा तो पहले कुछ और प्रोटीन बन रहा था, कुछ और बनने लगेगा, वैसे वाले को मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। एक बात और है कि हमें मालूम है कोडोन डीजनरेट होता है, दैट मीन्स एक अमाइनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडोन होते हैं। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन हो, राइट, लेकिन म्यूटेशन होने के बावजूद वो एक डीजनरेट कोडोन वहां पे आ जाए। तो डीजनरेट कोडोन आ जाए तो क्या होगा, वो भी सेम ही अमाइनो एसिड बनाएगा। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम सेंस म्यूटेशंस, राइट। फॉर इंस्टेंस यदि GCA GCT में कन्वर्ट हो जाए, ओके, तो दोनों एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करता है ना। तो इसके कारण हम क्या देखेंगे कि कोई भी म्यूटेशन यहां पे, या इसको हम लोग सेम सेंस म्यूटेशंस हम लोग कह देते हैं, राइट। वेल, दीज आर द थिंग्स as far as the entire mutation is concerned. I hope कि ये सबको समझ में आया होगा, है ना। So that's all for today. Thank you. Don't forget to like and subscribe to the channel, right? Thank you.